हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने ये लेसन हाफ रीड किया था। अब हम आगे रीड करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महाभारत, जो आपने 7th में बुक भी पढ़ी है। महाभारत महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का एक दर्जा भी विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में से है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। शायद ये यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे। वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रीति रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाहों का चलन नहीं था, किंतु महाभारत कथा की एक विशेष नायिका का एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है और धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे। बुनियादी नज़रिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुँचने के बहुत रास्ते हैं। महाभारत में हिंदू स्नान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है, बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम आर्यव्रत यानी आर्यों का देश, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। उस समय गंधार, जिसे वर्तमान कंधार शहर का नाम पड़ा है, जाना जाता था। उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में वहाँ के इसका कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गंधारी यानी गंधार की कन्या थी। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं, बल्कि उस इलाके के निकट हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत में राजधानी बने थे। महाभारत में कृष्ण से संबंधित आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध काव्य भगवद गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध जाहिर है। इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। यह महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य के इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद के लिए अपने लिए स्वीकार्य न हो। इसमें कहा गया है, जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है, सच्चाई, आत्म संयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है। जाति और कुल नहीं है संतोष प्रगति का प्रेरक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भगवद गीता। भगवद गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेश आता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। इसमें मानव विकास के तीनों मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। बाकी दो की तुलना भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है,
और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है, सभी के लिए है। इसमें कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज़ मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। युद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं से मिलता है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था, जिसे हम आजकल इंग्लिश में टैक्स कहते हैं। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी। जातकों के वर्णनों में एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। ये खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी। बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी ज़रूरतें पूरा करने का सामान मिल जाता था। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। यह रास्तों से रेगिस्तानों को पार करके भड़ोच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर गंधार बंदे एशिया तक कारवां जाया करते थे। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में के लिखों वहाँ पर मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है, जिससे भारत की देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ। यह वही लिपि थी। ईसा पूर्वी 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। औषध विज्ञान की पुस्तकें भी थी। अस्पताल भी अनुश्रुति की है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। चरक उन राजा कनिष्क के दरबार के वैद्य थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इस पाठ्य पुस्तकों को में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके भी बताए गए हैं। यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जिसमें अहिंसा पर बल दिया गया था। महाकाव्यों के युगों में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालय का जिक्र किया गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिसमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इनका उद्देश्य यही होता था कि विद्यार्थियों को शहरी जीवनों के आकर्षणों से बचाया जाए और ब्रह्मचर्य का जीवन जहाँ भी बिताना उनके लिए संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन का बिताएं।